अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खदीजा फ़ारूक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल ऑफ़ लॉ। क्योंकि हम लोग हैंड रिटन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगी मैं और उनको मैं अपलोड करूंगी जैसे मैंने पहले अपलोड किए थे और आप सब ने बहुत पसंद किए थे और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं हैंड रिटन नोट्स की। तो मैंने सोचा कि मैं हैंड रिटन नोट्स को ही कंटिन्यू करूँ। इसके अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल जाए। अगर डिटेल में इसके ऊपर नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सबसे पहले हम आज के इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अपना इंट्रोडक्शन, क्रॉस रेफरेंस, मीनिंग क्या है रूल ऑफ़ लॉ का, डेफिनेशन क्या है रूल ऑफ़ लॉ की। उसके बाद हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डॉक्ट्राइन है रूल ऑफ़ लॉ, इसकी बेसिस क्या है और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था और इसको ओरिजिनेट किसने किया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट नेम्स इस डॉक्ट्राइन के, हम इसको क्या क्या और बुलाते हैं। कि आपको पेपर में और डिफरेंट नेम से क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद हम डाइसी की कुछ एक्सपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे डाइसी की ही उस एक्सपोजिशन के ऊपर। फिर हम रूल ऑफ़ लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। हम आज के दौर में मॉडर्न कॉन्सेप्ट रूल ऑफ़ लॉ का डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो ये एक बड़ा ही लंबा क्वेश्चन होने वाला है जो आपको इसमें से अगर वो कोई एक भी चीज़ पूछता है तो आपको इसी क्वेश्चन के अंदर वो मिल जाएगा। और ये जब एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा तो आपको आइडिया होगा कि आप कैसे एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जिससे आप कितने सारे क्वेश्चंस अपने कवर कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम बताएंगे कि रूल ऑफ़ लॉ है क्या। रूल ऑफ़ लॉ बेसिकली इक्वालिटी को जाहिर करता है। रूल ऑफ़ लॉ यानी कि लॉ का हुक्म चलेगा यहाँ पर, यानी कि आप सब इक्वल हो लॉ की नज़र में। क्योंकि लॉ कहता है कि कोई भी बंदा मेरे से ऊपर नहीं है, सब लोग मेरे सामने बराबर हैं, मैं सबको इंसाफ करके दूंगा। जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हैं गरीब हैं, सब मेरे लिए बराबर हैं। तो यही आपका इंट्रोडक्शन भी कहता है। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस, क्योंकि लॉ ने ये बात कही तो लॉ की इस बात को वैल्यू कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर हमारी इस बात को वैल्यू देता है, हमारे आर्टिकल 4 में और आर्टिकल 25 में। आप ये दो आर्टिकल्स चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव मीनिंग ऑफ रूल ऑफ़ लॉ। तो रूल ऑफ़ लॉ बेसिकली इसका यही मतलब है कि ये इक्वालिटी को जाहिर करता है। तमाम इंडिविजुअल्स इक्वल हैं और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल एंड नो वन इज़ अबव लॉ। आपका रूल ऑफ़ लॉ यही कहता है। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रूल ऑफ़ लॉ की, जो कि बात करता है कि रूल ऑफ़ लॉ बेसिकली सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ इज़ सुपीरियर टू गवर्नमेंट ऑफ मैन। अगर कोई भी इंसान है वो अमीर है तो उसका कानून नहीं चलेगा, कानून उसी का चलेगा जो कि लॉ का है, वो ही सुपीरियर रहेगा, उसी की गवर्नमेंट रहेगी, उसी की हुक्मरानी रहेगी। इसके बाद अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हम लोगों को ये मैग्ना कार्टा से मिलता है। मैग्ना कार्टा जो 1215 में आया था। सबसे पहले तो आप मैग्ना कार्टा को अगर डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि वो काफ़ी पुराना, द ओनली रिटन लॉ ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम 1215 के अंदर, वहाँ पर उसके अंदर जो आपको बेसिक चीज़ मिलती है ना वो रूल ऑफ़ लॉ है। यानी कि रूल ऑफ़ लॉ तब भी मौजूद था। उन्होंने अपने लॉ के अंदर तब भी ये चीज़ दी थी कि जितने भी लोग हैं ना वो बराबर हैं उस टाइम पे भी। उसके बाद वी हैव बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन की बेस हमें कहाँ से मिलती है, तो ये हम लोगों को मिलती है लॉ प्रिंसिपल डी लीगलाइटी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। लीगैलिटी ये रूल ऑफ़ लॉ का आपको मिलता है। इक्वालिटी को इस यहाँ से उन्होंने डिराइव किया। उसके बाद ओरिजिनेटर ऑफ डॉक्ट्राइन। अब इस डॉक्ट्राइन को ओरिजिनेट किसने किया था, तो हमारे पास डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट लोग थे जिन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 350 BC के अंदर, जहाँ पर हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिनमें प्लेटो और एरिस्टोटल थे। उन्होंने क्या किरदार अंजाम दिया था रूल ऑफ़ लॉ के डॉक्ट्राइन के अंदर। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि लॉ जो है ना वो प्रिवेल करेगा, वो गवर्न करेगा, और वो लोग जो पावर में हैं वो लॉ के सर्वेंट्स होंगे, यानी कि लॉ के अंडर होंगे, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइम आया दैट वाज जेम्स 1 का टाइम पीरियड था, यानी कि जेम्स 1 बादशाह था। जेम्स 1 रीन का मतलब होता है टाइम पीरियड या एरा। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस जो थे ना उस टाइम पे, उनका नाम था सर एडवर्ड कोक। और सर एडवर्ड कोक ने किंग के बारे में कहा था, बीइंग अ चीफ जस्टिस। अगर आप किंग के बारे में ये बात कह रहे हो ना तो ये मतलब आप जज हो, लेकिन आप अपने वज़ीर आज़म या अपने मुल्क के सदर के बारे में ये बात कह रहे हो। उन्होंने कहा कि किंग शुड बी अंडर लॉ एंड द गॉड, कि जो किंग होगा ना वो खुदा और लॉ के अंडर होगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता वो। उसके बाद हमारे पास फिर 1885 के अंदर सर लॉर्ड A.V. डाइसी। आपने डाइसी का तो नाम सुना ही होगा क्योंकि उनका बहुत रोल है इस सब लॉ के कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो A.V. डाइसी ने 1885 के अंदर एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अंदर उन्होंने लिखा नो मैन इज़ अबव लॉ। तो नो मैन इज़ अबव लॉ मीन्स वो भी रूल ऑफ़ लॉ के बारे में बात कर रहे थे।
उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स आते हैं और उन डॉक्ट्राइन्स के ये जो रूल ऑफ लॉ है इसका डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर क्या क्या नाम रहा। सबसे पहले रोमन जो थे, रोमन्स अप्रोच थी जब, तब इसका नाम था जस्ट नेचुरल, क्योंकि ये सोचा जाता है कि ये भी नेचुरल लॉ से ही लिया गया है और जस्ट का मतलब होता है लॉ। उसके बाद जस्ट या फिर ज्यूरिस। तो उसके बाद हमारे पास आया मिडाइवलिस्ट अप्रोच, जिसके अंदर उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ को लॉ ऑफ गॉड का नाम दिया। फिर हमारे पास कुछ स्कॉलर्स आए, होब्स, लॉक, जिन्होंने कहा कि ये नेचुरल लॉ है। और फिर हमारे पास मॉडर्न वर्ल्ड आज के दौर में जिसको हमने नाम दिया रूल ऑफ लॉ का। फिर हमारे पास आते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, के रूल ऑफ लॉ है क्या और रूल ऑफ लॉ के बारे में हमारी कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए, थिंकिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि राइट्स जो होते हैं ना, मतलब हर इंडिविजुअल के पास, हर सिटीज़न के पास कुछ राइट्स होते हैं, उन राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा किसी दूसरे के राइट को इन्फ्रिंज कर देता है तो उसको वो ऑफेंस है और उस ऑफेंस की पनिशमेंट होनी चाहिए लॉ के अंदर, ठीक है। और वो ये बात करते हैं कि वो जो भी पनिशमेंट होगी ना वो भी लॉ के रेलेवेंट होगी। ऑल आर सब्जेक्ट टू लॉ, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल सिटीजन्स, वो पनिशमेंट सारा कुछ लॉ के अंडर रहते हुए होगा। और वो साथ ही उन्होंने ये भी बात कर दी कि गवर्नमेंट मस्ट बी अंडर लॉ, गवर्नमेंट भी लॉ के नीचे होगी। ये नहीं कि गवर्नमेंट ऊपर है और लॉ नीचे है, लॉ प्रिवेल करेगा और गवर्नमेंट उसके अंडर आएगी। तो अब हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर डाइसी का एक बड़ा नाम आता है। तो डाइसी की एक्सपोजिशंस भी डिस्कस कर लेते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में, जिसके अंदर वो 3 बातें करता है। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, फिर इक्वालिटी ऑफ लॉ, फिर प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इन तीनों को ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर वो कहता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब है लॉ इज़ अबव एवरीवन, लॉ किसी से नीचे नहीं है, लॉ सबसे ऊपर है। यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप जिरगा बिठा लो, वहाँ पर फैसला करा लो, नहीं, लॉ होना चाहिए। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के अंदर। उसके बाद पनिशमेंट जो है आपकी लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और ये प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो आप ये सब चीज़ें सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी एक्सपोजिशन है दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें वो ये कहता है कि एवरीवन इज़ इक्वल अंडर लॉ, यानी कि सेम एक जैसा लॉ होगा सबके लिए और सब उसी लॉ के अंडर आएंगे। उसके बाद लास्ट वन जो है वो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है, जिसके अंदर वो ये कहता है कि लॉ आपका क्लियर और स्टेबल होना चाहिए। अब मैंने जब भी डाइसी की एक्सपोजिशंस को पढ़ा है ना, तो मुझे बड़ा मसला हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं, स्पेशली पार्ट 1 के स्टूडेंट्स, उनको तो बहुत मसला होता है। क्योंकि मैंने ये पार्ट 1 में पढ़ा था, फिर पार्ट 5 तक आते आते तो हम लोगों के एडमिन लॉ में भी आ गया। तो जब आपने पार्ट 1 में कि पहली दफ़ा पढ़ना होता है ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आती, चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो मैंने फिर सोचा कि मैं मुझे तो इजी हो गया, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं एक ऐसा सवाल बना दूं जो पार्ट 1 और पार्ट 5 दोनों के बच्चे कर सकें, और पार्ट 1 के बच्चों को समझ भी आ जाए और इजी भी लगे। क्योंकि उस टाइम पर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इन चीज़ों को समझना अगर आसान लगता था तो याद करना मुश्किल लगता था। लेकिन चले खैर, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑन डाइसीज एक्सपोजिशन। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म में वो ये कहते हैं कि किंग को किसी भी किस्म की इम्यूनिटी नहीं मिल सकती कि उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। इस मैक्सिम के अंडर कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। फिर उन्होंने कहा कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप सू करने से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कि उस पर केस नहीं हो सकता। किसी फॉरेन रूलर के ऊपर या डिप्लोमेट के ऊपर उसको इम्यूनिटी हासिल है। तो फिर इस तरह से उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि रूल ऑफ लॉ जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो किसी भी बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता, या जेल नहीं भेजा जा सकता विदाउट प्रॉपर फेयर ट्रायल। आप कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल नहीं लेकर चलते, लेकिन आप उसको अरेस्ट कर देते हो, तो रूल ऑफ लॉ कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपने जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करना है दैट शुड बी फेयर। चाहे आप कोर्ट्स में लेकर जा रहे हो या ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में लेकर जा रहे हो, वो फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। उसके बाद उसने रूल ऑफ लॉ ने कहा कि कोई भी बंदा अपने ही केस के अंदर खुद जज नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर बायसनेस आ जाएगी ना। उसके बाद उसने कहा कि आप किसी भी बंदे को सुने बगैर सज़ा नहीं सुना सकते। आप दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सुनोगे और उसके बाद आप दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद फैसला करोगे। नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड। और यही आपका नेचुरल जस्टिस का भी एक असूल है और बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आगे आपके क्वेश्चंस भी चलेंगे काफ़ी। अब हम इसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी बात करते हैं। सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ ही हमें हेल्प करती है कि हम गवर्नमेंट के जितनी भी पावर्स हैं उनको बाउंड्रीज़ के अंदर रखें, और इसके साथ साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ना वो भी अपना वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है या नहीं, उसको नज़र रखने के लिए सारा जो अम्बड्समैन और सारा कुछ इसके अंदर आता है। उसके बाद वी हैव डिसएडवांटेजेस।
अब एक बंदा है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है पनिश फॉर नथिंग। एक बंदा है, उसको आपने पनिशमेंट दी कि उसने ब्रीच ऑफ लॉ किया है, आप उसको उसी चीज़ के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं, किसी और चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते कि जो उसने नहीं किया। और उसके बाद मिसप्लेस्ड ट्रस्ट इन एफिशिएंसी ऑफ जुडिशियल कंट्रोल। एंड देन लास्टली वी हैव रूल ऑफ लॉ एंड इट्स इम्प्लीकेशंस टुडे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगी, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एनार्की से बहुत बहुत बेहतर है। अब हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में, क्योंकि हम लोगों ने मेंशन करना होता है काफ़ी ऐसी चीज़ों को जो हाईलाइट होती हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट कोई बात करेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन जाएगा। सबसे पहले तो प्रीएम्बल के अंदर, फिर आर्टिकल 4 के अंदर, फिर आर्टिकल 5 के अंदर, और लास्टली आर्टिकल 25 के अंदर। उसके बाद वी हैव कंक्लूजन। तो हमारा जितना भी क्वेश्चन है इसको हम कंक्लूड कर देंगे और इसका क्रक्स बना लेंगे, तो वो जो क्रक्स होगा वो हमारा कंक्लूजन होगा। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी होती है, यानी कि कोई भी बंदा लॉ के ऊपर नहीं है, हर बंदा लॉ की नज़र में सेम है, और कोई भी लॉ के बाहर जाकर ख़ुद से कुछ नहीं कर सकता। इक्वालिटी है, हर बंदा चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, वो इक्वल है इन द आई ऑफ लॉ। और उसके बाद आपको अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।